फ्रेंड्स, आज वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। उस दिन कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने करे थे, उसके आगे आज क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है 4th सेमेस्टर बीएससी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्रोमियम के 19th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर से हैं। तो हमें क्रोमियम के 19th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकालनी, तो उससे पहले हमें क्रोमियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो क्रोमियम क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 24 होता है, तो 24 Cr। क्रोमियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3d5 और 4s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब हम देखना है कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो 2 4 6 यानी 10 यहाँ तक आ गए, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ रहे हैं पी तक। 18 से तो हमें मतलब नहीं है, 19 चाहिए, तो 19 हमारा डी में जाएगा, 3d में। तो हम डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे। डी के पास कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सब सेल के पास। तो और 3d5 के लिए हमें देखना है, तो 18 यहाँ तक आ गए थे, 3p6 थे, तो 19 ये आ गया, 19। इसी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछिए चारों क्वांटम नंबर। ये हो जाएगा 20 21 19 20 21 22 और ये 23 24 हो जाएगा 4s वाला। तो उससे हमें मतलब नहीं, ये हमें इसका निकालना है, तो हम इसको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें दे रखा है d, तो d के लिए l = क्या होता है? 2, क्योंकि उस दिन मैंने वैल्यू बताई थी 0 1 2 3। अगर 0 होता है तो s, 1 होता है p, 2 होता है तो d और 3 होता है तो f। यहाँ पर हमारा क्या है? d सब सेल है, तो d सब सेल के लिए l = क्या हो जाएगा? 2। तो अगर l की हम m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे पहले, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -l 0 + l, तो -2 -1 0 +1 +2। ये हमारी m की वैल्यू यहाँ से आ जाएंगी, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती है? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करती है, सब सेल से पहले लिखा होता है। तो सब सेल से पहले क्या लिखा है? 3 लिखा है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। n की वैल्यू 3 है, तो l की क्या होगी? हमने देखा अभी l की वैल्यू क्या होती है d के लिए? 2, तो l की वैल्यू हो जाएगी 2। अब क्या निकालेंगे? m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो m निकालने के लिए हमें अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन में ओनली 1 दे रखा है, +2, तो हम इसको क्या करेंगे? +2 +1 0 -1 -2 पुट कर देंगे। तो 19th जो इलेक्ट्रॉन है उसके नीचे +2 आ रहा है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2। अब निकालेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जब इलेक्ट्रॉन ऊपर होता है, क्लॉकवाइज होता है, तो इसके लिए +½ लगाते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके लिए क्या लगाते हैं? -½ लगाते हैं, -½ लगाते। तो अब ये हमारी 4 वैल्यू निकल के आ गई। तो n = 3, n = 3 दो में है, c में और d में। l = 2, l = 2 ओनली किस में? d वाले ऑप्शन में। m = +2 d में, s = +½ d में। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? d हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी एलिमेंट दे रखा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी बना पाएंगे जब हमें एटॉमिक नंबर पता होगा। तो क्रोमियम का 24 होता है और एक्सेप्शन होता है ये, ठीक है, अपवाद होता है। तो अब जब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। तो हमें 19th इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो 2 4 6 10 12 18, 18 यहाँ तक आ गए 3p तक, तो 19वां कहाँ जा रहा है? 3d में। तो पहला ही इलेक्ट्रॉन 19वां है, इसके बाद 20 21 22 23 और s में 24। तो हमें और किसी से मतलब नहीं, हमें 19th इलेक्ट्रॉन से, तो पहला इलेक्ट्रॉन उसको हमने डार्क कर लिया है। तो अब यहाँ पर डी सब सेल दे रखा है, तो डी के लिए l = क्या होता है? 2, क्योंकि 4 वैल्यू होते हैं 0 1 2 3, तो डी कहाँ होता है? 2 के लिए होता है। तो l बराबर क्या हो जाएगा? 2। जब l = 2 होगा तो m के कितने मान होते हैं? वैल्यू होती है -l से 0 सहित +l तक। तो -l -2 हो जाएगा, -1 0 +1 और +2, ये वैल्यू हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है? m की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पुट कर देंगे इसको +2 से।
+2 +1 0 -1 -2। +2 इसलिए पुट करा यहाँ पर हमने स्टार्ट करा क्योंकि हमारे ऑप्शन में +2 दे रखा था और 19th इलेक्ट्रॉन के लिए +2 आता है या -2 आता, तो -2 तो कहीं है नहीं, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पुट करी है। उसके बाद जो n निकालते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सब सेल की प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को बताती है। तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है, डी से पहले क्या लिखा है 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, l की वैल्यू क्या हो जाएगी d के लिए 2 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी +2, s की वैल्यू हो जाएगी +12। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट पूछा है हमसे यहाँ पर, ठीक है, कक्षक कोणीय संवेग। तो सबसे पहले तो हमें अभी मैंने ऊपर बताया था एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 1 2 3। तो एस होगा 0 के लिए, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी और 3 के लिए एफ। तो हमें क्या निकालना है ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट। तो फार्मूला क्या होता है √L × L+1 × h/2π, ये हमारा फार्मूला रहता है, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या होगा, कौन सा दे रखा है S, L की वैल्यू S के लिए क्या हो जाएगी 0। तो जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे L की जगह, 0 × 0 + 1, तो 0 + 1 का 1 होगा, लेकिन 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 होगा तो इसकी मल्टीप्लाई h/2π से करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा V 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी E, कैपिटल E दे रखी है, एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा U दे रखी है। तो करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछिए। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हमारी, वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताती है न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने की, ठीक है, कि कहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चीज़ दिख रही है साई जो होता है वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन, तरंग फलन। और ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को बताता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम होता है। तो साई क्या कहता है, एम्पलीट्यूड को बताता है और एक वेव फंक्शन होता है। अगर हम साई का स्क्वायर कर देंगे तो साई स्क्वायर क्या होता है कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, पहली इक्वेशन दे रखी है डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर जेड स्क्वायर प्लस 8π स्क्वायर अपॉन m × h स्क्वायर E माइनस यू यहाँ पर न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इंटू साई = 0। तो जितनी भी इक्वेशन दे रखी है 3 डायमेंशन के लिए दे रखी है हमें एक्स वाई जेड एक्सिस में, ठीक है। तो पहली वाली तो हमारी रॉन्ग है। दूसरे देखते हैं डेवर स्क्वायर साई डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई डेवर जेड स्क्वायर प्लस 8π स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू E माइनस यू इंटू साई = 0। तो जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है वो करेक्ट है हमारी, ठीक है। और जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर E क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, वो सॉरी U पोटेंशियल एनर्जी न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, E टोटल एनर्जी हो जाएगा, M क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, पाई कांस्टेंट हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है हमें। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके लिए एक शॉर्ट टर्म भी देते हैं। तो डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर जो होता है वो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो हम अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साई हमारा बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस 8π स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर E माइनस यू इंटू साई इज इक्वल टू 0। तो शॉर्ट फॉर्म में ये भी रहता है। और ये डेल स्क्वायर क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर कहलाता है हमारा। श्रोडिंगर इक्वेशन ये भी दे सकते हैं, ये वाली भी दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा स्मॉल m मास वाले एक पार्टिकल से रिलेटेड वेवलेंथ लैम्डा के लिए
डी ब्रॉगली इक्वेशन होगी। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है? तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो बताती है, जैसे आइंस्टीन ने बताया था, सबसे पहले जो लाइट होती है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह वर्क करती है। लाइट मतलब फोटोन से बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डी ब्रॉगली की अगर हम बात करें तो डी ब्रॉगली ने भी रिलेशन बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी डुअल नेचर होता है, एक तो पार्टिकल की तरह और एक वेव की तरह। तो इसी को समझाने के लिए उन्होंने एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। लैम्डा वेवलेंथ हो जाएगा, एच प्लैंक कांस्टेंट, एम मास और वी वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन क्या होता है? एम बी इज इक्वल टू होता है पी। पी क्या होता है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, कण का संवेग होता है। तो ये इक्वेशन भी बन जाती है हमारी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये भी हो जाती है, ये भी हो जाती है। तो अगर इसको अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, थर्ड नंबर पे जा रहा है, सी नंबर पे। इसको क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड फॉलोइंग में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ठीक है, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ध्यान में रख के हमें इसको करना है। तो हमें सबसे पहले नोड दे रखे हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर की हमें वैल्यू भी दे रखी है। तो नोड निकालने का, जो नंबर ऑफ़ नोड निकालने का एक फार्मूला होता है वो याद रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ नोड या टोटल नोड, नंबर ऑफ़ नोड, टोटल नोड तो n-1 निकालते हैं। नंबर ऑफ़ नोड अगर हम निकालेंगे तो n-l-1 इससे निकाल लेंगे हम। तो n की वैल्यू भी दे रखी है, तो पहले वाले के लिए निकालते हैं। n इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो n की जगह 2 रख देंगे। l की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 रख देंगे। और -1 तो है ही, ये तो 0 से -1 करेंगे कुछ नहीं बचेगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 1। तो पहला तो करेक्ट है, फॉल्स पूछा है हमसे, पहला तो करेक्ट आ रहा है फार्मूले से। दूसरा देखते हैं, सेकंड। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, -1। 3 में से 1 घटाएंगे, बचेगा हमारा 2। ये भी करेक्ट है, नोट 2 आ रहा है। थर्ड नंबर देखते हैं, n की वैल्यू 2 दे रखी है, l की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 2 - 1 करेंगे और -1 तो ही, -1 -2 हो जाएगा। -2 और +2 क्या होगा? 0। थर्ड वाला भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ तो n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू -3 करेंगे, क्योंकि l की वैल्यू 3 दे रखी है फार्मूले को अकॉर्डिंग, और -1 यहाँ लगाएंगे। -1 और सॉरी -3 एंड -1, -4 में से +3 जाएंगे तो -1 बचेगा। यहाँ पर दे रखा है 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो डी हमारा क्या है? रॉन्ग आंसर है। बाकी सारे कैसे हैं? ट्रू हैं। हमसे फॉल्स पूछा था, तो हमारा डी फॉल्स हो जाएगा। डी बिल्कुल, ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन मॉलिक्यूल में नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। तो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए हमें 2 फार्मूले याद रखने हैं। एक तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए और एक नॉन लीनियर। लीनियर मतलब रेखीय, और एक नॉन लीनियर जो रेखीय ना हो। ये याद रखने पड़ेंगे, तभी हमसे निकलेगा। तो लीनियर के लिए हम लगाते हैं 3n-6, और नॉन लीनियर के लगाते हैं 3n-5 लीनियर के लिए, और नॉन लीनियर के लगाते हैं 3n-6। अब n इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स की नंबर। तो अब बेंजीन अगर देखेंगे तो बेंजीन में क्या रहता है? C6H6, और बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? प्लेनर होती है, लीनियर नहीं होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अगर हम बेंजीन के लिए देखेंगे तो बेंजीन के लिए लीनियर वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं, नॉन लीनियर लगेगा। और टोटल एटम कितने हैं? 12 हैं, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फार्मूले में लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 × 12 - 6। तो 3 12 जा कितने होते हैं? 36, और 36 - 6 करेंगे तो 30 आएंगे। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने आएंगे? 30। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, वी नंबर ऑन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हमारा यहाँ पर दे रखा है, देखो साई रिप्रेजेंट करता है, मैंने पीछे बताया था साई क्या होता है? वेव फंक्शन होता है। और वेव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम होता है। इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है साई, जो उसका आयाम होता है, इलेक्ट्रॉन वेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। आयाम को रिप्रेजेंट करेगा साई।
अगला क्वेश्चन है CO2 मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन मोशन पूछा है। तो यहाँ पर भी हमें वही फार्मूला लगाना है जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए लगाया था। अब हमें बस ये पता होना चाहिए CO2 मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर। तो CO2 क्या होता है, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं O के बीच में, तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, मतलब लीनियर है। लीनियर के लिए क्या लगाएंगे 3n-5। CO2 क्या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। तो ऑक्सीजन 2 है, कार्बन हमारे पास कितने हैं 1, तो 3 लगाना है। तो n की जगह 3 रखेंगे, 3 × 3 - 5, 3 3 जा 9 और 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। तो क्या होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन मोशन कितने हो जाएंगे 4। बी नंबर एकदम करेक्ट आ जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग में से कौन सी सीरीज़ प्राप्त होगी जब इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल में होगा, रिटर्न करेगा। 4th एनर्जी लेवल में रिटर्न करेगा तो हमें बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या होता है, जब n1 = 1 और n2 = 2, 3, 4 तो लाइमन सीरीज होती है। अगर हम n1 = 2 करेंगे, n1 = 2 और n2 = 3 करेंगे तो बामर सीरीज हो जाएगी। और n1 = 3 और n2 = 4, लाइमन बामर पास्टन, तो पास्टन सीरीज हो जाएगी। अब n = 4 करेंगे, 4, n1 = 4 तो n2 = 3 होगा। तो यहाँ पर हमारी क्या होती है ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ब्रैकेट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है सी। अब अगला क्वेश्चन है डी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। अभी पीछे हमने करा था, फार्मूला क्या रहता है √L × L+1 × h/2π। अब L डी सब सेल दे रखा है, डी सब सेल, डी के लिए L = क्या होगा 2 हो जाएगा। तो जब L = 2 लगाएंगे तो 2 × 2 + 1 × h/2π। तो 2 + 1 करेंगे 3, 3 × 2 = 6, √6 × h/2π। जब h/2π को h क्रॉस से हटाते हैं तो h क्रॉस = हम ले सकते हैं h/2π। तो 6h क्रॉस आंसर हो जाएगा इसका ए। अब है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं करती है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3 क्वांटम नंबर को बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक। बट स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करने में क्या होती है फेल हो जाती है। अब लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज की वीडियो का, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर पूछा है। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है H ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा क्या रह जाता है डी नंबर करेक्ट होगा, -h² / 8π² ∇² + v। तो डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो इतनी, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाय बाय, थैंक यू।